हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HD केमिस्ट्री में, जहां पर हम पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने बात कर ली थी कि एटम के अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनकी डिस्कवरी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की हम बात करते हैं, क्योंकि आपने डिस्कवरी तो कर ली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन अब ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं एटम में, ये जानना भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो देने वाले थे वो थे थॉमसन। तो सबसे पहला मॉडल जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो भैया थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग एटम का मॉडल कैसा था? तो थॉमसन ने बोला कि भैया जो एटम होता है वो होता है स्फेरिकल। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। ऐसे स्फेरिकल होता है एटम, और उसमें जो मास होता है, एटम का मास होता है वो यूनिफॉर्मली हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एटम का जो मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे स्फीयर में, ठीक है। एटम स्फेरिकल होता है और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे स्फीयर में, ठीक है। मास पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे स्फीयर में, ठीक है। और नेगेटिव पार्टिकल्स कहां होते हैं? नेगेटिव पार्टिकल्स बीच में एम्बेडेड रहते हैं, इस तरह से। नेगेटिव पार्टिकल्स इस तरह से बीच में एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। नेगेटिव पार्टिकल्स इस तरह से एम्बेडेड रहते हैं। और पॉजिटिव चार्ज कहां रहता है? पॉजिटिव चार्ज भी पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। मान लो एक फुटबॉल है, वो पूरी फुटबॉल का जो स्फीयर है वो पूरी तरह से क्या है? पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, और मास भी क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। फुटबॉल तो चलो फॉलो हो गया। आप सॉलिड आयरन बॉल होती है ना, सॉलिड आयरन बॉल को कंसीडर कर लीजिए। सॉलिड आयरन बॉल में क्या होता है? पूरा जो आयरन है उसको मान लीजिए पूरा मास है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसी के साथ क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? पॉजिटिव चार्ज भी उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बीच बीच में कहीं कहीं पर नेगेटिव चार्ज क्या है? एम्बेडेड है, ठीक है। बात समझ में आई? ठीक। तो ये जो है रेड कलर का पोर्शन, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, एंड जो ब्लैक डैश दिख रहा है दैट इज नेगेटिव चार्ज। और क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है? इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये सेम उसी तरीके से होता है जिस तरह से वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन आपने देखा हो तो वाटरमेलन में क्या होता है? जो अंदर का पूरा रेड पोर्शन रहता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, एंड पूरा मास भी उसी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज कहां पर एम्बेडेड रहते हैं? जो सीड्स रहते हैं वाटरमेलन में, वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। तो वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं या प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एटम स्फेरिकल होता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन, और एटम का पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नेगेटिव चार्ज बीच बीच में क्या रहते हैं? एम्बेडेड रहते हैं। तो ये था थॉमसन का मॉडल, ठीक है। तो इसने क्या था? सिंपल सा मॉडल दे दिया, है ना। लेकिन ये मॉडल बाद में चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि आगे और भी रिसर्च हुई, डिस्कवरी हुई, तो बाद में ये मॉडल फिट नहीं बैठा, है ना। क्योंकि बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, तो इन्होंने तो कई न्यूक्लियस दिखाया ही नहीं है, ठीक है। तो बाद में बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हुई जिसमें ये मॉडल फिट नहीं बैठ रहा है। तो हम इसको क्या कर देंगे? इसको रिजेक्ट कर देंगे, है। इसको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया। आगे रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया। लेकिन रदरफोर्ड ने मॉडल प्रेजेंट कैसे किया, किस बेसिस पे प्रेजेंट किया, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो रदरफोर्ड ने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कराया, उस एक्सपेरिमेंट के बेस पर मॉडल को डिस्क्राइब किया। तो पहले वो हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, क्या था एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट सिंपल था। अल्फा पार्टिकल्स लिए गए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम 2+ को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। तो एक सोर्स लिया गया अल्फा पार्टिकल का। सोर्स क्या था? सोर्स था एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस तरह से लिया गया, वो क्या एमिट कर रहा था? अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा था, ठीक है। बीच में एक दीवार लगाई गई, दीवार में एक होल किया गया या स्लिट लगाई गई, है ना। एक छोटा सा होल कर दिया गया, और यहां पर रख दी गई है गोल्ड की फॉइल,
यहाँ पर रख दी गई गोल्ड की फॉइल, और गोल्ड की फॉइल के आसपास क्या लगा दी गई, एक ZNS की स्क्रीन लगा दी गई। इस तरह से रदरफोर्ड का कुछ सेटअप था एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। ये है ZNS की स्क्रीन, ZNS की स्क्रीन, और ये है गोल्ड फॉइल, ठीक। अब क्या हुआ, तो जो अल्फा, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था वो अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा था, इस तरह से अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा था, ठीक है। तो इस तरह से अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा था, और ये अल्फा पार्टिकल इस स्लिट से पास होके एक बीम में कन्वर्ज हो रहे थे। एक बीम में कन्वर्ज होने के बाद ये डायरेक्टली गोल्ड फॉइल से जाकर टकरा रहे थे। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ, सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर गए बिना कोई डिफ्लेक्शन के। कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, मतलब गोल्ड फॉइल को पार करते हुए सीधे पीछे जाके टकराए, ठीक है। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ, स्मॉल एंगल से डिविएट हो गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से क्या हो गए, डिविएट हो गए अपने रास्ते से, ठीक है। और कुछ अल्फा पार्टिकल तो इतने थे कि वो पूरा रिवर्स हो गए, 180 डिग्री से पूरा रिवर्स घूम गए, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स रिवर्स घूम गए। तो हुआ क्या, जैसे 1 लाख अल्फा पार्टिकल्स मैंने थ्रो किए, तो 1 लाख अल्फा पार्टिकल थ्रो किए तो ऑलमोस्ट अराउंड 90,000 अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, स्ट्रेट पास कर गए थे, ठीक है। उनमें से अराउंड 9,950 अल्फा पार्टिकल्स क्या थे, स्मॉल एंगल से डिविएट हो गए थे, और उन बचे कुछ 20-50 जो भी बचे थे वो अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, कंप्लीटली रिबाउंड हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कराया गया। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस देखी गई। अब ऑब्जर्वेशंस क्या थी, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ऑब्जर्वेशंस निकालेंगे तभी तो कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, इस मॉडल को स्टडी करके, इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को स्टडी करके कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाले, और उन ऑब्जर्वेशंस को जब स्टडी किया तो कुछ कंक्लूजन्स आए, और उन कंक्लूजन्स के आधार पर उसने अपना मॉडल क्या किया, डिफाइन किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। तो ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरह थे, देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through gold foil undeflected, मतलब बिना किसी डिफ्लेक्शन के गोल्ड फॉइल के आर पार हो गए, ठीक है। वेरी फ्यू, या लिखें few alpha particles deviated through small angles after passing through gold foil, ठीक है। And very few alpha particles, almost 1 in 20,000, मतलब लगभग 20,000 में से केवल एक पार्टिकल ऐसा था कि जो कि very few alpha particle, almost 1 in 20,000 deflected through a large angle almost 180 degree and completely and rebound back, और क्या हो गया, वापस आ गया, ठीक है। तो लगभग 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कंप्लीटली डिफ्लेक्ट हो गया और वापस आ गया अपने रास्ते पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन पाया गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से इधर उधर हो गए थे, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो कंप्लीटली वापस आ गए। अब ये ऑब्जर्वेशन के आधार पर क्या अनुमान लगाया गया या क्या कंक्लूजन निकाला गया वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। अब गोल्ड फॉइल में क्या होगा, गोल्ड के एटम होंगे। गोल्ड के एटम में क्या होगा, गोल्ड का न्यूक्लियस होगा, तो न्यूक्लियस तो बीच में होगा, अभी हम पढ़ेंगे। तो एटम क्या था, एटम जो गोल्ड का था वो अंदर से क्या था, खाली था, अंदर से खाली था, इसलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, उसके थ्रू पास हो गए। इसका मतलब एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम क्या होता है, एम्प्टी होता है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डिविएट हो गए,
ये हमें क्या बताता है? अब देखो अल्फा पार्टिकल अभी लिखा था हमने हीलियम 2+, तो पॉजिटिव चार्ज का होता है अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज तभी डिफ्लेक्ट होगा जब उसके नजदीक कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है। और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, जो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो टकरा के वापस आ गया, मतलब जो गया सीधा और वापस आ गया, तो उसके सामने कोई ऐसी पॉजिटिव शक्ति रखी होगी जिसने इसकी स्पीड कम की। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो अल्फा पार्टिकल स्पीड से जा रहा था। अब पॉजिटिव के सामने अगर पॉजिटिव रख दोगे तो क्या होगा? स्पीड कम होगी और धीरे धीरे स्पीड 0 हो जाएगी और वापस क्या जाएगा? अपने रास्ते पे वापस आने लगेगा। तो इसका मतलब एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज है। ठीक है, तो इसके कंक्लूजन निकाले गए। अब हम इसके कंक्लूजन देख लेते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या था? फर्स्ट कंक्लूजन था मोस्ट ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ठीक है। सेकेंड कंक्लूजन इज कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज at the center. Atom consists of a positive charge at the center. और थर्ड कंक्लूजन क्या था कि वॉल्यूम, इसको हमने एट द सेंटर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको पॉजिटिव चार्ज कहां था? वो न्यूक्लियस में था। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई यहां से। किसकी डिस्कवरी हुई? यहां से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो थर्ड कंक्लूजन क्या था कि वॉल्यूम ऑफ एटम is very large in comparison to volume of the nucleus. तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या था? बहुत लार्ज था इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मतलब कुछ इस तरह से रहा होगा कि एटम है और एटम के सेंटर में हैवी डेंस पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, और ये न्यूक्लियस है। तो इसका बहुत सारा एटम का स्पेस क्या है? खाली है। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है? वॉल्यूम ऑफ एटम की तुलना में क्या है? बहुत कम है। इसके लिए आपको पैरामीटर्स भी रदरफोर्ड ने प्रोवाइड कराए थे कि रेडियस ऑफ एटम होता है लगभग 10⁻⁻10 मीटर का, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये होता है अप्रोक्सीमेटली 10⁻15 मीटर का। तो आप देख लीजिए खुद कितना अंतर है। 10⁻10 बड़ी वैल्यू है और 10⁻15 बहुत छोटी वैल्यू है। लगभग 10⁵ टाइम्स का अंतर है रेडियस में। मतलब इसकी रेडियस और इसकी रेडियस है ना, जो बाहर एटम है उसकी रेडियस और जो न्यूक्लियस है उसकी रेडियस में 10⁵ टाइम्स का अंतर है। समझ में आ रही बात? तो रेडियस ऑफ एटम कितना है? 10⁻10 मीटर के लगभग, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 10⁻15 मीटर के लगभग। तो दोनों की रेडियस में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। एटम की रेडियस न्यूक्लियस की तुलना में काफी बड़ी थी, या आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियस की रेडियस एटम की तुलना में काफी छोटी थी। ठीक है, तो इसका ये कंक्लूजन निकाला गया। ठीक है, होप आपको कंक्लूजन समझ में आ गया होंगे। अब देखो कंक्लूजन के आधार पर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का साइज भी बता दिया, है ना। तो न्यूक्लियस का साइज यानी न्यूक्लियस की रेडियस निकालना भी सिखा दिया। कैसे सिखाया? तो किसी भी एटम की न्यूक्लियस की रेडियस निकालना, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है यहाँ पर। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर की पावर 1/3, यानी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। दैट कांस्टेंट इज r0 एंड a टू द पावर 1/3। ठीक है, तो r0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। एंड a जो होता है वो होता है मास नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू r0 इंटू a टू द पावर 1/3। a क्या होता है? मास नंबर ऑफ दैट एटम, एंड r0 क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है,
और मीटर में कितनी हो जाएगी 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगी। मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम डिस्कस करते हैं रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड का मॉडल डिस्कस करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड most of the space of atom is empty. Most of the space of the atom is empty. सेकेंड जो मॉडल था, सेकेंड स्टेटमेंट था जो, वो था एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस इन द सेंटर। The positive charge is present in the nucleus। जो न्यूक्लियस था सेंटर में, उसी में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट whole mass of atom is concentrated at the center in the nucleus। मतलब एटम का ज्यादातर मास किसमें कंसंट्रेटेड था? न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड था। ठीक है, क्योंकि एटम पूरा हॉलो था, तो जो जितना भी मास ऑफ एटम था, वो ज्यादातर एटम जो मास था वो कहां पर कंसंट्रेटेड था? वो न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड था। ठीक है, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus। इलेक्ट्रॉन्स कहां रिवॉल्व कर रहे थे? अराउंड द न्यूक्लियस। आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे थे अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय electrostatic force of attraction। electrons and nucleus are held together by electrostatic force of attraction। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, वो कैसे हेल्ड टुगेदर है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हेल्ड टुगेदर है? तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भाग नहीं रहा है, वो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। तो न्यूक्लियस के अराउंड इसलिए घूम रहा है क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये थे रदरफोर्ड के एटम के मॉडल के पोस्टुलेट। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए एक बार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आई रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ, है ना? रदरफोर्ड का भी मॉडल फेल हो गया, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए फेल हुआ क्योंकि उस दौरान जब रदरफोर्ड ने ये थ्योरी दी थी, उस दौरान फिजिक्स में भी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, है ना? फिजिक्स में भी एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल नाम के। तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने कहा अकॉर्डिंग टू Maxwell's theory of electromagnetic radiation, when a charged particle जो कि है इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus, it must emit radiation। रेडिएशन मतलब एनर्जी एमिट करना चाहिए। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो उसको लगातार क्या करना चाहिए? अपनी एनर्जी एमिट करना चाहिए। अराउंड द न्यूक्लियस इट मस्ट एमिट रेडिएशन and continuously loses its energy
and shall ultimately falls in the nucleus following a spiral path. तो भैया इनने क्या बोला, इनने बोला कि अगर न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को रेडिएट करना पड़ेगा, यानी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। तो एनर्जी जब लूज करेगा तो उसका पाथ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए वो किसी ना किसी टाइम पर किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो मैक्सवेल का कहना ये था। रदरफोर्ड बोले नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होगा तो एटम स्टेबल कैसा होता मेरा। तो भैया मैक्सवेल ने बोला तो अगर ऐसा नहीं होता तो बताओ क्यों नहीं होता। रदरफोर्ड चुप रह गए, रदरफोर्ड ने उसका आंसर नहीं दे पाए। तो रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं दे पाए, इसलिए रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। बात समझ में आई। बात ये थी कि मैक्सवेल ने बोला कि भाई चलो सही है रदरफोर्ड, तुम्हारा मॉडल सही है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन मेरी थ्योरी कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और अगर वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा, और जब कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा तो उसका पाथ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और पाथ छोटा होता जाएगा तो स्पाइरल पाथ फॉलो करती है वो किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम स्टेबल कैसे रहेगा। रदरफोर्ड कहने लगे नहीं भाई, एटम तो होते हैं, एटम स्टेबल होते हैं। तो मैक्सवेल ने कहा अगर चलो तुम्हारी बात मानी हमने कि एटम स्टेबल होते हैं, तो बताओ मेरी थ्योरी कहां गलत है। तो रदरफोर्ड उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना। रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो जो ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक क्या था, तो ड्रॉबैक हम पढ़ रहे हैं, ड्रॉबैक था रदरफोर्ड could not explain the stability of atom. Rutherford could not explain the stability of atom. Rutherford एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, बाद में किसने एक्सप्लेन किया, बाद में बोर ने एक्सप्लेन किया, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। थैंक यू वेरी मच।